अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, हुकूमती टैक्स हदफ को पूरा करने के लिए एफबीआर क्या तरीक़ेकार अपनाएगा, क्योंकि 5,550 अरब रुपए का जो टैक्स हदफ है उसको पूरा करने के लिए एफबीआर के चेयरमैन शब्बर जैदी साहब भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुआज़रत कर रहे हैं। और बेनामी एक्ट पर कितना अमल दरामद होगा और ये दोनों एक्ट कितने मौसर साबित होंगे 2019 में, क्या इनके ज़रिए भी कोई बजट पूरा किया जा सकेगा या नहीं, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वक़ार अहमद मियाँ साहब। आपका ताल्लुक वफाकी चैम्बर से है, जानी पहचानी शख्सियत हैं। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं और माहिर हैं टैक्स अमूर के। उनके साथ मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, आप साबिक़ सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले इस हवाले से माहिरीन की राय देखते हैं वो क्या कहते हैं। बेसिकली हमने ये देखना है कि हमारी जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़राए कौन कौन हैं और इसके बेनिफिशरी कौन है, इसको हमने कंट्रोल करना है। अगर हम इस पे टारगेट पे काबू पा लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा टारगेट अचीव करने में बहुत सारा हदफ हमारा हासिल हो सकता है। कोई रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन नहीं है, बाहर से पैसा कैसे यहाँ पे आ रहा है, पैसा जो भी आता है वो ज़रिया बैंक ट्रांजैक्शन या बैंकिंग चैनल के ज़रिए नहीं आ रहा, और जो फॉरेन रेमिटेंस है वो हमें आते हैं हुंडी के ज़रिए यहाँ पैसा आता है। जो पैसा यहाँ से वहाँ भिजवा रहे हैं उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक एक मुलाजमों के लोगों के नाम अकाउंट खुले हुए हैं, उसका कोई पता नहीं है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा स्टेप है। मौजूदा हालात में जहाँ पे टैक्स पेयर्स की रेशो इतनी कम हो, वहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ज़रूरत है कि इकोनॉमी जो है डॉक्यूमेंटेड हो। तो हमें चाहिए कि उन लोगों को आप चेक करें, उन लोगों को देखें कि जो बंदा रिटर्न्स नहीं फाइल कर रहा, जो फाइलर नहीं है, उनके बैंक्स कैसे जो ऑपरेट हो रहे हैं, उनका बेनिफिशरी कौन है। और दूसरा ये देखना है कि इनके नाम जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आया कि कहाँ से आई, आया कि वो बेनामीदार है या वो एक्चुअल मालिक। अगर एक्चुअल ओनर है वो बताए कि ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से परचेज़ की है और मैं इसका टैक्स मैंने नहीं दिया। इसी तरह जो है हमारा बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं वो उसको हमें चेक करना है कि इसका बेनिफिशरी कौन है। तो इस तरह के माहौल में और इस मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूँ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है 2017 और जो बेनामी ट्रांजैक्शन जो हमारा प्रोविजन एक्ट है उसको इस टाइम फॉल होना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ हमें शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। जिस तरह इस साल गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम दी थी बेनामी ट्रांजैक्शंस, जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो ट्रांजैक्शंस हैं बेनामी, उनको ख़त्म करने के लिए लोगों को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी। कुछ लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया और बहुत ने नहीं उठाया। इस वक्त गवर्नमेंट का ज़्यादा कंसंट्रेशन यकीनन बेनामी जो इश्यूज़ हैं उन पर है, और इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा नुकसान देख रहा है। मेरी रिक्वेस्ट यही होगी गवर्नमेंट से भी और एफबीआर से भी कि काइंडली उन्हें चाहिए है कि डिफरेंट बार्स के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ वो बार बार मीटिंग्स करें, जिससे बहुत से अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे। और ये इस वक्त की ज़रूरत है जब हम कानून में चेंज करना चाह रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा कोशिश ये की जाए कि इस वक्त फ्रेंडली माहौल बना के लोगों को गवर्नमेंट से मोहब्बत दिखाई जाए और ये बताया जाए कि गवर्नमेंट उनके साथ है, तो उनको एक आसान रास्ते से ज़्यादा टारगेट अचीव करना मुमकिन हो सकेगा। मेरे ख्याल में एफबीआर के पास जो आज इख्तियारात हैं इससे पहले कभी नहीं थे। बेनामी एक्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो बेनामी एक्ट एक अच्छी ड्राफ्ट है और अच्छी कोशिश है गवर्नमेंट की कि जो लोग इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं उनको एफबीआर के पास अब पूरे इख्तियारात हैं, उनको सर्च करें। और मेरा ख्याल है कि इसको हेल्पफुल भी ये होगी। बजट की जो डेफिसिट है, अगर इस पे प्रॉपर एफबीआर कोशिश करे और इनको स्किल्स किया जाए, और बेशक लेबर वाला और मेहनत वाला काम है लेकिन ऐसा नहीं है और इसको बिल्कुल रोकना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में इसके प्रोहिबिटेड लॉज हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी है। तो अब क्योंकि रूल्स भी बन गए हैं तो इस पे अमल होना चाहिए। और प्लस जो है मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये हमारे बजट डेफिसिट में ये एफबीआर को हेल्प करेगी। मियाँ साहब, आपकी अंजुमन ताजरान
कुछ दिन एक्टिव हुई, बजट के खिलाफ सरापा एहतजाज हुई, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी छा गई, फिर चुपचाप है। तो ये 2019 का जो बजट है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन ताजर एक्टिव ही रहती है सारा साल, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ताजर भाइयों को तो उसमें ज़्यादा ज़रा हमें एक्टिव होना पड़ता है। जैसे आपने फरमाया कि पिछले दिनों में एक्टिव हुई, वो इस वजह से कि जो इस मरतबा IMF की तरफ से नजूल करदा बजट ताजरों के ऊपर मुसल्लत किया गया है, उसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज है, क्योंकि उसमें कुछ शिकें ऐसी हैं कि जो छोटे ताजर और दरमियाने ताजर के लिए नाकाबिले कबूल है। नाकाबिले कबूल मैं इस हवाले से कहूँगा कि मैं एक मिसाल आपको पेश करता हूँ कि जितना भी ये दरमियाना ताजर होता है ना, जो छोटे तबके का ताजर होता है, वो इतना तालीम याफ्ता नहीं होता, और जिस तरह गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन में लेके आ रही है उसके लिए उसको अलग से अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो माशरे में जो तरीका कार है ना, वो ये है कि जो बच्चा नालायक होता है वो हट्टी होता है बिठा दो। अब जो बच्चा पढ़ लिख गया उसको हट्टी पे बैठने की क्या जरूरत है? वो तो कहता है जी मैं तो जॉब करूंगा जाके, मैं तो CSPS बनूंगा, मैं तो लॉयर बनूंगा, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। तो जो हट्टी वाला बंदा है ना, उसके लिए इस बजट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके लिए हमने स्ट्राइक भी की। अब स्ट्राइक के लिए जब हमने कॉल दी, और आप यकीन मानेंगे कि लोग कॉल से पहले हमें पूछते थे कि किस दिन स्ट्राइक पे जाना है। ये जो स्ट्राइक हमने की है, ये लीडरों के कहने पे नहीं हुई, ये ट्रेडर्स की और दरमियाने दर्जे के ताजर जो है ना, ये उन्होंने अपने उस खौफ की वजह से की है कि जो उनके ऊपर इस बजट में मुसल्लत किया गया है। जब तक हुकूमत इस बजट को या किसी भी पॉलिसी को ताजर दोस्त नहीं बनाएगी, ये निज़ाम चलता मुझे मुश्किल नजर आता है। जो मैं सब ताजर दोस्त बनाने से तो कोई मुल्क नहीं चलेगा ना, लेकिन क्यों दस्तावेजी मुआशरत के बगैर मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन कुछ चीजें वो स्टेप बाय स्टेप वो चीजों को लाते हैं तो फिर शायद वो ताजर उसको समझ पाते। मेरे सवाल, अपने सवाल का जवाब आपने खुद मैं पहले करूँ, 70 साल में जी हम नहीं कर सके, या हुकूमत नहीं कर सकी, या महकमा नहीं कर सकता, तो एकदम गले को आके दबोच लेना वो भी तो गलत है ना। ताजरों को आहिस्ता आहिस्ता इस मिनट में लाया जाए। नो डाउट का डॉक्यूमेंटेशन के बगैर हम कुछ नहीं है। छोटे जो छोटा भी ताजर है ना, वो भी अपनी सेल को लिखता है, अपने अखराजात को लिखता है, शाम को उसको डेबिट क्रेडिट करता है कि मैंने क्या कमाया, क्या मैंने खर्च किया है। ये डॉक्यूमेंटेशन के बगैर नहीं चल सकते हम। लेकिन एकदम इतना लोड लाद देना कि जिससे ताजर परेशान हो जाए। आज मार्केटों में हालत यह है कि लेस देन 60% कारोबार खत्म हो चुका है। ज़ाहिर बात है, फिर ये टारगेट इसीलिए तो शबर ज़ैदी साहब भी शबर ज़ैदी साहब, अगर कल मैंने अखबार में पढ़ा है और टीवी न्यूज भी चल गई है, उन्होंने कहा जी मैं ये टैक्स जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर सकता, मैं कुछ कमाऊंगा तो हुकूमत को दूंगा ना। सही बात है, बिजनेस एक्टिविटी होंगी मुल्क में तो रेवेन्यू आएगा। उमर साहब, बेनामी एक्ट है क्या, और एमनेस्टी के बाद इसके बेनामी पर क्या असरात मुरतब होंगे, या कोई बजट जिस तरह वो मियाँ साहब कह रहे हैं इस दफ़ा बहुत मुश्किल है, बेनामी एक्ट के जरिए कोई बजट को पूरा किया जा सकेगा इस साल में? नहीं, ये मसला बेनामी एक्ट का बजट के साथ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बेसिकली पाकिस्तान को एक ग्रे लिस्ट में डाल दिया हुआ है FATF की। जी ये सारा मामला वहाँ से राइज हुआ है। ठीक है, ये उन मुल्कों की या कह ले मौजूद दुनिया की एक फरमाइश है कि मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी को अपने मुल्क में हम रोकें। ठीक है, उसके ऊपर हमने बेनामी एक्ट लाया। बहुत अच्छा कानून है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि बेनामी जायदादें बनाता है, बेनामी से मुराद ये है कि जायदाद तो किसी और की है और किसी और के नाम पर है, जिसके नाम पर है उसने ना पेमेंट की है तो ना उसकी कंसिडरेशन से कोई ताल्लुक है उसका। इस चीज़ को हम बेनामी कहते हैं। जैसे अभी एक बड़ा मशहूर खैर इस्तेमाल फालूदे वाले का अकाउंट पैसा तो किसी और का था, अकाउंट उसमें पड़ा हुआ था तो वो बेनामा था। अब उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत बेनामी का कानून लेके आई है। इस कानून के अंदर काफ़ी सख्त शिके भी शामिल हैं, सजाएं भी हैं, और इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इसका फायदा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का फायदा शायद बजट पे ज्यादा नहीं आ सकेगा। ठीक है, लेकिन कम अज कम पाकिस्तान का इसका देखिए इनडायरेक्टली तजारत से बड़ा ताल्लुक है। पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस दिया हुआ है। वो जब अगर हम ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, वो GSP+ स्टेटस भी मुतासर होगा, बाहर की दुनिया के साथ कारोबार करना भी मुतासर होगा, तो ताजर तो सबसे ज्यादा मुतासर हो जाएगा उसको। ठीक है, उस चीज को रोकने के लिए हुकूमत ने उन मुल्कों से जब हम नेगोशिएशन करते हैं तो वो कहते हैं अपने मुल्क में आप कवानीन बेहतर करें।
पाकिस्तान 10 अरब डॉलर की जो सालाना मनी लॉन्ड्रिंग अगर पाकिस्तान में रुक जाए तो उस तरह भी बेहतरी आ सकती है। नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग 10 अरब डॉलर की अभी ये भी नहीं डिटरमिन आप कर सके ना कि वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। जी जी, ये बेसिकली तो बाहर के मुल्कों को ये भी तो एतराज है ना कि आपने पाकिस्तान में आने वाला और जाने वाला पैसा बिल्कुल चेक ही नहीं करते। लेकिन जो मुल्क हम पर एतराज कर रहे हैं, आई कैन श्योर यू विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि वो मुल्क खुद भी कहीं भी से भी पैसा आ जाए उसको वेलकम करते हैं। सही है। ये पाकिस्तान को खाली सिंगल आउट करना शदीद बेइंसाफी है। मैं आपको विद एविडेंस सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के बता सकता हूँ जहाँ पर पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर पड़े हुए हैं। क्या वो पैसा किस तरह गया पाकिस्तान से बाहर? क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? उन्होंने कभी पूछा कौन पैसा लेके आ रहा है? सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है या इस वक्त हमारे माशी हालात अच्छे नहीं, हमें दबाया जा रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को और पॉलिसी साजों को उन ममालिक से बात करनी चाहिए। ग्रे लिस्ट के अंदर डालने वाले वही ममालिक हैं जिनके अंदर पाकिस्तानियों का 200 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो खाली हम जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, एमनेस्टी के बाद जो अब ये बेनामी का, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? एमनेस्टी में बड़ा अच्छा हुकूमत ने मौका दिया था कि अगर किसी के पास कोई बेनामी जायदाद है वो डिक्लेयर कर दे, और काफी जायदादें डिक्लेयर भी हुई, अकाउंट्स भी खास तौर पर 15% मेरे नॉलेज लोगों ने इससे फायदा उठाया। अभी तो 85% लोग पीछे हैं। पाकिस्तान में बेनामी का तो एस्टीमेट तो बहुत है, ये तो मैं नहीं कहूँगा। पाकिस्तान में बेनामी जायदादें तो बहुत है जी जी, लेकिन जिस तरह डिटेक्शन होना चाहिए, डिटेक्टिंग एजेंसी जो आप बना रहे हैं इस बेनामी एक्ट में, वो FBI है जी जी। जो डिटेक्टिंग एजेंसी चेयरमैन साहब पहले ही अपना काम नहीं कर पा रहा है। बैंकों से रिकॉर्ड मांग रहे हैं बेनामी के हवाले से, तो कोई बैंक दे सकते हैं बेनामी का रिकॉर्ड? शब्बरज़ादी साहब की वो तक मेरी समझ से बाहर है। किसी बैंक ने जब अकाउंट खोलना होता है पाकिस्तान में, मरवजा का कवानीन जो स्टेट बैंक के हैं उनको शब्बर साहब शायद नहीं समझ पा रहे। उसको KYC रूल्स पर अमल कर अपने क्लाइंट की मुकम्मल छानबीन करके अकाउंट खोलना होता है। वही बैंक मैनेजर या बैंक का अफसर जो आज KYC रूल्स पर अमल करते हुए एक अकाउंट खोलता है, वो कल को कैसे उस अकाउंट को बेनामी डिक्लेयर कर देगा? जी जी, पहली बार उसका कौन सा ऐसा इख्तियार है या कौन सी उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि किसी अकाउंट के अंदर आने वाले पैसे को वो बेनामी डिक्लेयर कर दे? जी जी। अब तो वो बिल्कुल उसकी इस मंतक की समझ नहीं। हाँ, उनसे आप सूद के मतलब ले सकते हैं, मार्कअप के मतलब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किसने कितना कमाया, ज्यादा कमाया, कम कमाया, कोई ट्रांजैक्शन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है वो बता सकते हैं। लेकिन बैंक्स कतन भी बेनामी के ऊपर कोई रोशनी नहीं डाल नहीं सकते, उनके अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, वो किसी का बेनामी अकाउंट नहीं खोल सकते। बिल्कुल। कमर साहब, बेनामी एक्ट के हवाले से जो FBI को इख्तियार दिए गए हैं, क्योंकि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग दो ऐसे नासूर हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट भी हैं और आज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट का भी सामना है, इन पे आप इतलाक किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया यूबी साहब। पहली बात तो ये है कि FBR से अपना काम तो हो नहीं रहा। हमारा जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम था, टैक्स असेसमेंट का जो निज़ाम था, उसको तो हम पूरा नहीं कर पा रहे। ना हमारे पास टीम है, ना विल है, ना लोग है। और दूसरी बात यह है कि अगर कुछ जगह पे हमने चेंजेस की भी हैं तो शायद अभी नाकाफ़ी हैं इस सिस्टम को चलाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए। हमारी कलेक्शन जो है ओवरऑल टैक्सेस की, वो सारी की सारी विद होल्डिंग पे बेस कर रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बेस कर रही है। जी जी। हमसे वो पूरा काम नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे कि जितना हम काम कर रहे हैं ये भी छोड़ेंगे और हम बेनामी के पीछे लग जाएंगे, और वो एक नया एरा होगा, उस पर हम 5 साल तक तजर्बे करेंगे। 5 साल उसको हम जब समझ आएगी सिस्टम की, उस वक्त तक ना हमारा FBR का जो रेगुलर कलेक्शन का निज़ाम है, इनकम टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का, दोनों, हम उस एम्बेड को भी टाइम को भी ज़ाया कर जाएंगे, क्योंकि ऑफिसर वही है, लोग वही है, स्ट्रेंथ आपके पास वही है। इस स्ट्रेंथ से जब आपने एक एडिशनल काम नया लेना है, ये आसान काम नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि बैंकों से इन्फॉर्मेशन आएगी सुबह ही और अगले दिन जनाब हम उसको बेनामी डिक्लेयर करके और जनाब उससे गवर्नमेंट उसको जब्त कर लेगी। ये एक लंबा प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने उसका, आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, फिर आपने उस इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन करनी है कि कौन सी कहाँ ट्रांजैक्शन, फिर हमने साबित करना है कि ये ट्रांजैक्शन बेनामी अकाउंट के थ्रू हो रही है, ये अकाउंट्स बेनामी है, ये जायदाद बेनामी है, जिसको हमने कंस्पिसिकेट करना। ठीक है, ये पॉलिटिकली हद तक माइलेज लेने के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। कुछ स्पेसिफिक जगह पे तो बड़ा ठीक है कि जनाब ये फलां इदारों में, फलां जगह पे, फलां एरियाज़ में ये आप काम कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे। अगर इस कानून को हम सही तौर पे लागू नहीं कर सकते तो
تو جو ہمارے سر پہ گرے لسٹ والی ایک تلوار ہے وہ ایک ہمیں پرابلم کریٹ کرے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ہم امپلیکیشن جو لا کی ہے وہ صحیح معنوں میں نہیں کر سکیں گے، اور الٹیمیٹ کیا ہوگا کہ جو لوگ، جیسے آپ نے خود کہا کہ 85% لوگ ابھی اس سے باہر رہ گئے ہیں امنسٹی اویل کرنے سے، کہ وہ اگر آپ کی کوئی بے نامی جائیداد تھی تو آپ امنسٹی اویل کر لیتے، وہ 85% اسی امید پہ پھر بیٹھے ہیں کہ ایک نئی اسکیم آنی ہے، یہ ہر روز ایک نئی اسکیم آنی ہے۔ ہمیں یہ چور دروازہ بند کرنا ہے، ٹیکس جو ہے جس نے دینا ہے ڈیو ٹیکس لیں اس سے، اور اس کی آمدن کے اوپر ٹیکس لیں، یعنی منی لانڈرنگ سے یا اس بے نامی سے بجٹ پہ کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے، اس حکومتی ٹیکس ہدف پہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں ریونیو کلیکشن میں یا اس چیزوں میں کوئی آپ کو بڑا فائدہ نہیں ملنے والا۔ یہ آپ جو بجٹ کی بات کرتے ہیں یہ ایک شارٹ ٹرم بینیفٹ ہے، ود ان اے ایئر کی بات آپ کر رہے ہیں، اور اب سال میں بھی 1 مہینہ ہم گزار چکے ہیں، اور جب اگلے مئی میں ہم جاتے ہیں تو اس وقت اگلے بجٹ کی شنید آ جاتی ہے اور اگلی چیزیں جو ہے ہم ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں، لہٰذا یہ 8-9 ماہ کا انٹرم سا پیریڈ ہے، تو کم صاحب اس میں یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے جی جی جو صحیح معنوں میں اگر یہاں پہ وہ لوگ لے کے آئیں جو ڈیڈیکیشن سے کام کریں اور اس ادارے کو ایک پراپر طریقے سے الگ ایک شعبہ بنا کے مکمل طور پہ اس کو اختیارات دیے جائیں اور پھر اس کی یوٹیلائزیشن ہو اور صحیح معنوں میں تحقیق ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو پھر یہ آگے اگلا عدالتوں کا راستہ اختیار کریں اور اس میں جائیں اور پھر جا کے چھوٹ کر واپس آ جائیں۔ یہ بے نامی کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے اور یہ کون کون سے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ دوسرا یہ اب جو بجٹ کو پورا کرنے کے لیے FBR کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیا طریقہ کار اپنائے گا، کس طرح لگ رہا ہے آپ کو؟ لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔